हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया एकेडमी पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता, हालिया दिनों में एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और आपकी टेंशन को बढ़ा रहे हैं, और इस टेंशन को कम करने के लिए लगातार हम लोग भी आपके साथ, आपका मित्र बनकर, आपके टीचर बनकर हमेशा साथ हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी 2023 के एग्जाम को, जो हालिया दिन में नजदीक में आने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए 2020 सॉरी 21 और 22 में जो भी शिफ्ट थी, उन शिफ्ट के सभी क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको एक प्रकार से आपका पैटर्न बताएंगे कि आपने किस पैटर्न से तैयारी की है। आप इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर निश्चित रूप से ये जान सकते हो कि आपको कहां कहां किस किस टॉपिक से क्या लेना है, टॉपिक को लेना है। और वो भी हम आपको फुल एक्सप्रेशन के साथ कराएंगे, पूरा एक ही क्लास में कराएंगे। चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की ओर। बस आप बने रहना, क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और वो क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले कुछ शासक दिए गए हैं, दिए गए शासकों में काला क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। मतलब किसने शासन पहले किया, किसने शासन बाद में किया, और किसने शासन इनमें से अंत में किया। पहला कह रहा है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो कौन पहले आया था? देखो, आप गैस कर सकते हो यहीं से। देखो, खिलजी, इल्तुतमिश, देखो ये दोनों दिल्ली सल्तनत काल के हैं। ये दोनों आप देख रहे होंगे, ये मुगल काल का है अकबर, है ना, ये सूरी वंश का है जो हुमायूं के बाद आया था बीच में। इसका मतलब सबसे पहले कौन था यहाँ? गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश। तो चार को पहले होना चाहिए फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद खिलजी वंश, भाई ये गुलाम वंश का था, मुमलुक वंश जिसे कहते हैं। और इसके जस्ट बाद ही खिलजी वंश आया था। तो दूसरे पर कौन सा होना चाहिए? भाई ये होना चाहिए। तीसरे पर कौन होना चाहिए? अकबर या शेरशाह सूरी। तो ध्यान रखना, शेरशाह सूरी पहले आया था और अकबर बाद में आया था। तो यहां से आप गाइस कर सकते हो कि भाई 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये होगा। अब इनके बारे में आप बेसिक सी जानकारी देख लो। बेसिक सी जानकारी थोड़ा जानना जरूरी है। भाई इल्तुतमिश जो है वो इलवरी वंश का था, या मुमलुक वंश कह सकते हो, गुलाम वंश भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? गुलाम वंश। आपको पता है गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी, ठीक है ना, आपको ये पता है, ठीक है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का पहला शासक माना जाता है, जो मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को बना के गए थे। उसके बाद इल्तुतमिश बना था, और इसका शासनकाल देखो 1206 से 1210 तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था। उसके बाद किसे बनाया गया? इल्तुतमिश को। और 1211 से 1236 तक शासक कौन रहा बेटा? तो इल्तुतमिश रहा। कौन रहा? इल्तुतमिश शासक रहा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये खिलजी वंश का काफी अच्छा शासक रहा है। बाजार नियंत्रण प्रणाली वगैरह, ठीक है ना, दरुआई, डाक दरुआई, चौकी, ये काफी अच्छी व्यवस्थाएं इसकी मानी जाती हैं। तो इसने 1296 से 1316 तक शासन किया है। उसके बाद शेरशाह सूरी, इसे सूर वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। इसने हुमायूं को हटा करके शासन किया था 1540 से 1545 तक, ठीक है ना। तो ये इसके बाद माना गया है। उसके बाद अकबर, आप सब जानते हो, अकबर महान के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इलाही दीन ए इलाही इसी ने स्टार्ट किया था अकबर ने, ठीक है ना। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां, आपको पता है कौन था? बैरम खां था। आपको बस क्वेश्चन ये बताना है, भाई पानीपत का कौन सा युद्ध बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है ना। तो ये मुगल वंश का है, और इसका शासन 1556 से 1605 तक रहा था, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सी जानकारी आपके बेहद कामयाब होगी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखिए कहां कहां से क्वेश्चन उठा रहा है। ये 20-21 की सभी शिफ्ट के क्वेश्चन है। कह रहा निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव या शंकरदेव। तो ध्यान रखना, शिवाजी आपको पता है मराठा हैं। कौन है? मराठा। मराठा वंश की भी स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने की थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो छत्रपति शिवाजी बोला जाता है इनको। छत्रपति की क्या मिली थी? उपाधि मिली थी, ठीक है ना। छत्रपति की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक शिवाजी ही थे, ठीक है ना। मराठा थे, ठीक है ना। तो ये इनके समकालीन तुकाराम संत थे, ये संत थे, ठीक है ना। इनकी बेसिक सी जानकारी अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। यहीं में और की बात करूं तो जैसे शंकराचार्य, वो शंकरदेव नहीं है, शंकराचार्य हैं। ये हिंदू के प्रखंड पंडित माने जाते हैं, ठीक है ना। बौद्ध धर्म को गिराने में शंकराचार्य का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है ना। इन्होंने अवतारवाद का कंसेप्ट लागू किया था, तो उस कंसेप्ट को
ये बोला था कि भाई जो विष्णु हैं वो कौन है, वो अवतार हैं, मतलब अवतार हैं और बौद्ध को ही अवतार के रूप में जाना जाता है। तो लोगों ने फिर वहां गौर करना कम कर दिया था, ठीक है ना। शंकराचार्य 788 से 820 तक रहे थे, संपूर्ण भारत में चले थे। इनका मत था अद्वैतवाद, ध्यान रखना, अद्वैतवाद इनका मत था। वहीं चैतन्य महाप्रभु की अगर हम बात करें, ये 1486 से 1534 तक बंगाल में वैष्णव मत के वो थे। संकीर्तन की स्थापना इन्होंने ही की थी। किसकी? बंगाल में संकीर्तन की स्थापना, ध्यान रखना, किसकी? बंगाल में संकीर्तन, मतलब कीर्तन में संगीत को इन्होंने ही बंगाल के मंदिरों में क्या किया था? इंक्लूड किया था। वहीं तुकाराम संत की बात करें तो ये 1608 से 1650 तक महाराष्ट्र में इनका रोल रहा था। बरकरी जो संप्रदाय था, जो मत था, वो इनका था। वहीं मैं नामदेव की बात करूं तो 1270 से 1350 तक महाराष्ट्र में ये निर्गुण भक्ति के संत थे, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी जानकारी एग्जाम में अब इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर की बात नहीं कर रहा, अगर गवर्नर की बात करता तो लॉर्ड क्लाइव होते, लेकिन ये बात कर रहा है गवर्नर जनरल की। कह रहा लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटिन या लॉर्ड लिपिन। तो ध्यान रखना, बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है ना। इनके बारे में अगर बेसिक सी जानकारी आप देखोगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 तक भारत में रहे हैं। कोलकाता में इन्होंने एक मदरसा की क्या की थी? स्थापना की थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। वही मैं लॉर्ड लिटिन के बारे में बेसिक सी बात कहूँ आपसे तो 1876 से 80 तक ये रहे हैं। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है ना, वो इन्हीं के समय, इन्होंने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो रहा है वो इन्हीं के समय चर्चा में रहा है। लॉर्ड रिपन के बारे में बात करें तो 1880 से, ठीक है ना, ये 91 तक है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो प्रथम नियमित जनगणना इनके समय ही क्या रही थी, और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 इन्हीं के समय रहा था, ठीक है ना। बेसिक सी जानकारी आप नीचे भी देख सकते हो इनके बारे में, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी जानकारी है। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो कह रहा लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, ठीक है ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बनाया गया। 1833 के भारत शासन अधिनियम चार्टर के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पद को सृजित कर दिया गया। कहने का मतलब ये था कि आपसे पूछे बंगाल के गवर्नर जनरल का पद, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था, ठीक है ना। और लेकिन यही पद जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जब बनाया था तो वो चार्टर एक्ट 1833, ये तीसरा चार्टर एक्ट था। कौन सा था? तीसरा चार्टर एक्ट था। इसी में कंपनी की एकाधिकार को भी खत्म कर दिया था। 1833 के एक्ट में कंपनी का जो बेटा व्यापारिक एकाधिकार था वो क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था, ठीक है ना। और 4 चार्टर एक्ट आए थे, 1793 से स्टार्ट किया था चार्टर एक्ट को। उसके बाद जो है निरंतर 4 चार्टर एक्ट बने थे, 93, 1813 के बाद फिर आया 1833 का, ठीक है ना। तो ये लगातार चार्टर एक्ट आए थे। फिर 53 का आया था लास्ट चार्टर एक्ट। अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए कब आया था? 53 का लास्ट चार्टर एक्ट। ये ध्यान रखना है, चार्टर एक्ट के बारे में भी बेसिक जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है बेटा चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? कह रहा है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से। तो चरक संहिता बेटा आयुर्वेद से संबंधित है। चिकित्सा से किससे? आयुर्वेद। आप लोग ध्यान रखना, चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चरक के बारे में ही थोड़ा डिस्कशन कह रहा है। ये प्रसिद्ध आयुर्वेदिक के विद्वान थे जो कनिष्क कुषाण के राज दरबार में रहते थे। पूछ लेगा कई बार कि भाई किस राजा के राज दरबार में रहते थे, तो ये कुषाण राजा था कनिष्क। कुषाण के समय ही शुद्ध सोने के सिक्के चले हैं सबसे ज्यादा, शुद्ध सोने के सिक्के। कई बार आपसे पूछ लेगा, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के समय ही चले हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक और औषधियों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना। रोगनाशक और औषधियों के बारे में यहाँ क्या मिलती है बेटा? जानकारी मिलती है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले आपको यहाँ गोला बना लेना है। ये है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कई बार आप इसमें आकर के गलतियां कर देते हैं। कह रहा 261 बीसी बिफोर कॉमन ईरा कलिंग का युद्ध हुआ था। बिल्कुल, उड़ीसा में कलिंग का युद्ध हुआ था। कहाँ? उड़ीसा में। किसके साथ? तो ये अशोक, सम्राट अशोक के साथ हुआ था। आपको ये बताना है अशोक और विपक्ष में कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 78 एडी में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना। किसकी? शक संवत की शुरुआत हुई थी।
622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल हिजरी संवत भी यहाँ बनाता, कौन सा हिजरी संवत, ध्यान रखना, ठीक है ना। मक्का मदीना की यात्रा स्टार्ट हुई थी। और औरंगजेब की जो मृत्यु है, औरंगजेब जो था वो कट्टर मुस्लिम था, ठीक है ना, मुगल शासक था। इसकी जो मृत्यु हुई है वो 1707 में हुई है। कब हुई है? 1707 में। तो ये क्या हो जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा। और यही पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। वह मुगल वंश का अंतिम प्रतापी शासक था, ठीक है ना। इसका मकबरा औरंगाबाद में बना हुआ है। औरंगाबाद ने औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया बीबी, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, ठीक है ना, स्मृति में ताजमहल की तरह ही मकबरा बनवाया है। लाल किले के भीतर जो मोती मस्जिद है वो भी किसने बनवाई है? वो भी औरंगजेब ने बनवाई है। 1878 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। ध्यान रखना, किसने की थी? कनिष्क ने की थी, ठीक है। इसके साथ ही देखो, आप बताओगे विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? विक्रम संवत, आपके लिए क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की, ठीक है ना। बेसिक जानकारी आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है जब शक पूछ लिया। तो कह रहा है इनमें से किस भारत के किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरूजी, या अशोक मेहता, या फिरोज शाह मेहता, किसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो दादा भाई नेहरूजी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? दादा भाई नेहरूजी को। इन्होंने ही प्रति व्यक्ति, पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, ठीक है ना। और इनके बारे में गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करूं तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। किसके? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है ना। बेसिक सी जानकारी। करा दादा भाई नेहरूजी को उनके कार्यों में के सम्मान में भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। कह रहा इन्होंने 1851 में शहरों में रहनुमाई, माजदायान सभा, रब्त गोप्तार पत्र, ठीक है ना। और कह रहा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में इसकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू जी ने की थी, ठीक है ना। और देखो 1686, 1693, 1906, 3 बार ये कांग्रेस के क्या रहे हैं? अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की है। कांग्रेस के अधिवेशनों की क्या की है इन्होंने? अध्यक्षता अध्यक्षता की है बेटा, ठीक है। और एक किताब है इनकी बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें यह बताने की कोशिश की है भारतीयों को, दादा भाई नेहरू जी ने, कि जो ये अंग्रेज भारत में ये बोल रहे हैं कि भाई भारत में विधि का शासन कर रहे हैं, ये विधि का शासन नहीं कर रहे, ये भारत का शोषण कर रहे हैं। विधि का शासन तो रियल में इंग्लैंड में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये इस किताब में इन्होंने बताया कि भाई ये कितना आर्थिक शोषण कर रहे हैं। किसमें? पूर्णतः ये बताया है कि ये भारतीयों का क्या कर रहे हैं? आर्थिक शोषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लिंक, क्या होम रूल लिंक शुरू किए गए थे? तो ध्यान रखना, कह रहा है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद भूषण। तो आप ध्यान रखना, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा ये शुरू की गए थे, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना, वर्ष 1916 में, 1916 में अप्रैल में तो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। किसने? एनी बेसेंट ने, पुणे में, ठीक है ना। और सितंबर 1916 में, ठीक है ना, ये तिलक ने किया था, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को, ये तिलक ने स्टार्ट किया था, ठीक। ये 2 शुरू किए थे, जिसमें स्वराज्य के बारे में बात की गई थी। किसके बारे में? होम रूलिंग, मतलब स्वराज्य के बारे में ज्यादा इसमें बातें होती थी। आगे जाकर के 1918 में इन दोनों को मर्ज कर लिया गया था, और 1920 में साथियों इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या कर लिया था? मिला लिया गया था। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। 1920 में कहा मिला लिया गया था? तो ये कांग्रेस में मिल गई थी, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट में बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये पैटर्न है आपकी यूपीएससी बैट का, ठीक है ना, और नॉर्मल एग्जाम होगा। तो देखो, ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी,
रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, अपने गुरु की याद में, रामकृष्ण की याद में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है ना, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और भाई डी का 4। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना पूछ ली जाती है, पूछी गई है ये तो, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए, इस्पात के लिए, तामा के लिए या एल्युमिनियम के लिए, ठीक है ना। तो कॉपर के लिए, मतलब तामा के लिए, इसे कॉपर भी कहते हैं। कॉपर की सबसे पुरानी माइंस है भारत में, ये जो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है ना। खेतड़ी जला पड़ता है, उस जिले में है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसकी बेसिक सी बातें अगर कहें तो खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह झुंझुनू जिले में है। किस जिले में? झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर का भारत के सार्वजनिक कंपनी किसने? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने। इस परियोजना को किसने डील किया है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने। ये सार्वजनिक क्षेत्र की क्या है? कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ है? मध्य प्रदेश में, आसाम में, पश्चिमी बंगाल में या केरल में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे, ठीक है ना। तो ये कहाँ है? आसाम में है, ठीक है ना। इनके बारे में बेसिक सी अगर बात करूं तो देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, पेरियार नेशनल पार्क केरल में, और सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में। तो कुछ बेसिक से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इनको आप क्या रखना? याद रखना। नेक्स्ट कह रहा, निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र, मतलब कौन सी नदी हिमालय का नदी तंत्र है? कह रहा है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो ध्यान रखना, इसमें गंगा जो है वो हिमालय से निकली है, बाद बाकी कावेरी दक्षिण भारत में है। कहाँ है? दक्षिण भारत, ठीक है ना। तो ये कर्नाटक से निकली है, रत्नागिरी से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो आपको पता है तिब्बत से चेमयांग डोंग ग्लेशियर से, चेमयांग डोंग ग्लेशियर से, जिसे चीन में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहते हैं, ठीक है ना। और आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। गोदावरी ये भारत की गंगा कही जाती है। गोदावरी क्या कही जाती है? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है बेटा। ये क्या कही जाती है? दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, ठीक है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है, ये भी ध्यान रखना, दक्षिण भारत की। लेकिन पूरे भारत की कौन है? गंगा नदी, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किससे? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इसकी लंबाई 2525 है ना, 2575 के करीब, या 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक सन मैप देख सकते हो, ये हिमालय नदी तंत्र है। क्या है? ये हिमालय नदी तंत्र है, जिससे कौन कौन निकल रही है? देखो, गंगा ये निकल रही है, इसके बाद यमुनोत्री से, बंदरपूछ यमुनोत्री से कौन निकल रही है? उत्तराखंड में ही है, यमुना निकल रही है। देखो ये यमुना निकल रही है। यमुना से चंबल, इंदौर से चंबल आ रही है, और चंबल की सहायक नदी कौन सी है? मानस। उसके बाद देखो फिर भोपाल से बेतवा नदी निकल रही है, ये यमुना में जाके मिल रही है, और यमुना सीधी जाके गंगा में इलाहाबाद पर मिल जाती है, संगम पर। और भी नदियां हैं, देखो यहाँ गंगा से, ये गंगा आप देख रहे होंगे, गोमती नदी मिलती है। देखो ये गोमती नदी मिलती है लखनऊ में, ये गोमती, ये रही। फिर ये सोन नदी मिलती है, ठीक है ना। गंडक इसकी सहायक नदी है, आप देख रहे होंगे। घाघरा, ये घाघरा नदी मिल रही है गंगा से, ठीक है ना। ये बिहार का कोसी नदी मिल रही है इससे आकर के, ठीक है ना। तो ये आगे चल करके इससे फिर कौन सी नदी मिल रही है? ये ब्रह्मपुत्र। देखो ये यहाँ चेमयांगडोंग ग्लेशियर है, ठीक है ना। यारलुंग जांगपो भी कह सकते हैं इसे। और यहाँ जैसे ही ये आती है तो इसे द्यांग कहते हैं, और जैसे ही ये यहाँ आसाम में मिलती है तो ब्रह्मपुत्र हो जाती है। और जब ये गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं तो पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। और पद्मा में आगे जाकर के बराक नदी मिलती है, जो मणिपुर से आ रही है, तब इसे मेघना नदी कहते हैं। और तब ये पश्चिम बंगाल में अपना क्या बनाती है? बांग्लादेश में डेल्टा बनाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का सबसे बड़ा
डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ सुंदरी घास पाई जाती है, इसीलिए इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत बेटा यहाँ से जल्दी बताइए। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1000 का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? आरबीआई गवर्नर के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा या वित्त सचिव द्वारा। तो आप ध्यान रखना, केवल एक का जो नोट है, 1 रुपए का जो नोट है, ठीक है ना, इस पर वित्त मंत्रालय का वित्त सचिव हस्ताक्षर करता है। बाद बाकी सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर, कौन? आरबीआई गवर्नर अपना क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, लिख भी रहा है ये चीज। ये 1 रुपए का नोट है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? वित्त सचिव के। और देखो इस पर आप देख रहे होंगे आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर है। ये आप जब देखोगे तो यहाँ आपको आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर मिलेंगे। ठीक है ना? इसके साथ ही नेक्स्ट है बेटा फेमा, FEMA, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसके साथ ही लास्ट है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो ध्यान रखना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये 2000 में आया था, वर्ष 2000 में। ये फेमा की क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटरी किस में शामिल किया गया है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या संघ सूची में? तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, भारतीय संविधान की अनुसूची 7, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियों का विवरण किया गया है, जिसमें राज्यों को, केंद्र को और दोनों को मिलकर काम करने के लिए कुछ क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें सूची बनाई है 3। एक संघ सूची बनाई गई है। क्या बनाई गई है? संघ सूची बनाई गई है। एक बेटा राज्य सूची बनाई गई है। क्या बनाई गई है? राज्य सूची। और एक समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसमें 100 विषय हैं, ध्यान रख लेना। इसमें 52 विषय हैं और इसमें 48 विषय हैं। जिसमें पब्लिक हेल्थ वाला जो ऑप्शन है, ये जो रखा गया है, ये राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है। इस पर राज्य कानून बना सकता है। ठीक है ना? इस पर राज्य कानून बना सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट चल, देखो समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। सबसे ज्यादा विषय संघ सूची को दिए गए, इस पर केवल केंद्र मिलकर के कानून बनाएगा। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट चल रहे हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आप देखो इसे थोड़ा चेक कर लेना, इसे थोड़ा क्या करना, चेक करना। ठीक, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, 30। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 21A में 86वां संशोधन करके, 86वां संविधान संशोधन करके वर्ष 2002 में, ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की क्या की गई है? बात की गई है। क्या की गई बेटा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और फ्री में मिलेगी और अनिवार्य है मिलेगी। अगर आपके गार्जियंस आपको शिक्षा नहीं दिलाते तो निश्चित रूप से इसे मूल अधिकार का उल्लंघन समझा जाएगा और आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उनके खिलाफ रिट दायर कर सकते हो। ठीक है ना? तो इसे फंडामेंटल राइट में रखा गया है। आपसे पूछेगा ये किस में है फंडामेंटल मूल अधिकार? तो ये भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आपको मूल अधिकार दिए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। ध्यान रखना, इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और ये फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। क्या होते हैं? ध्यान रखना, बाध्यकारी होते हैं। ठीक है ना? सरकार को इनको मानकर चलना पड़ेगा। एक प्रकार से आप कह सकते हो ये मौलिक अधिकार जनता के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए दिए गए हैं, जिस सरकार पर सीमा लगाते हैं। ठीक है ना? सरकार तानाशाना बने। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में हित निहित हैं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24,
अनुच्छेद 29 या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 में तो जीवन जीने का अधिकार है। क्या है? जीवन जीने का अधिकार। बढ़िया पर्यावरण में रहने का अधिकार है, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता आपको दी गई है, प्रेस छाप सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो 19 में प्रेस की स्वतंत्रता बरकरार होती है। यहाँ तो जीवन जीने का अधिकार है, बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। आपको ज्यादा साउंड में अगर कोई साउंड करता है तो आप उसके खिलाफ रिट दायर कर सकते हो, ठीक है। यात्रा करने का आपको क्या है? अधिकार है, ठीक। तो ये बहुत सारे अधिकार आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। 19 में अनुच्छेद 24 में बलात्श्रम है, ठीक है ना। क्या है? बलात्श्रम, बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। इसके लिए बाल शोषण अधिनियम 2016 भी सरकार ने बना रखा है कि भाई बच्चों पर तुम काम नहीं करवाओगे वरना तो 50,000 रुपए जुर्माना लग जाएगा। ये दे रखा है अल्पसंख्यकों के हित के लिए आर्टिकल 29, ठीक है ना। इनके बारे में देखो बेसिक सी बातें आप यहां देख सकते हो। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये प्राण एवं दैहिक है ना, ये गलत हो गया बेटा। यहाँ जीवन जीने का अधिकार है, क्या है? नहीं, ये प्राण एवं दैहिक तो है, लेकिन इसे आप एक संदर्भ में देख सकते हो, जीवन जीने का अधिकार। क्या कह सकते हो? जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। ये 6 से ये क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम नहीं करवाओगे, बलात्संग मतलब खाद्यान्न वगैरह हैवी काम नहीं करवाओगे, ठीक है ना। 29 में भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा भाषा का संरक्षण करिए और अपनी लिपि का और अपनी संस्कृति का क्या करिए? 3 चीजें हैं, ध्यान रखना। 29 में भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, लिपि के आधार पर अल्पसंख्यक और संस्कृति कल्चर के आधार पर। अगर आप अल्पसंख्यक है तो आप अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का क्या कर सकते हो? संरक्षण कर सकते हो। ये आपका मूल अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है ठोस चालक में धारावाहिक होती है, धारा प्रवाहित होती है ना, बाहित होती है। तो कह रहा प्रोटॉन के रूप में, न्यूट्रॉन के रूप में या मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो ध्यान रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होती है? प्रवाहित होती है। क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होती है, ठीक है। किसी भी परमाणु को जब तुम वोल्टता ताप देते हो तो उससे, मान लो ये कोई परमाणु है, वोल्टता टेम्परेचर दे रहे हो और इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन भागना क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ठोस चालक में धारावाह मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात करें तो सर जे थॉमसन ने की थी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन परमाणु में की कक्षाओं में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रूप में रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब आपको अगर मैं बेसिक्स की बात बताऊं तो देखो, कुछ परमाणु की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, ठीक है भाई। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिसे नाभिक कहते हैं, क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ये नाभिक धनावेशित होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इस पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमते हैं। जब हम इसे वोल्टता टेम्परेचर देते हैं तो यही जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम रहा है, ये कक्षाएं छोड़कर भागना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं से भागना स्टार्ट करते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, वोल्टता टेम्परेचर की वजह से, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, या हवाई जहाज की गति। तो ध्यान रखना सी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष जो है ना एक दूरी का मात्रक होता है। क्या होता है? एक दूरी का मात्रक होता है। अगर मैं बेसिक सी बताऊं तो मान लो ये 2 पिंड हैं, इन 2 पिंडों के बीच की दूरी, आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष में क्या करते हैं? मापते हैं। कोई भी आकाशीय पिंड क्या कहलाता है? खगोलीय पिंड कहलाता है, ठीक है ना। कह रहा है एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी के बराबर को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है भाई? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। प्रकाश की चाल अगर आपसे पूछे तो 3 × 10⁸, ठीक है ना, मीटर होती है। ये आप ध्यान रखना, ठीक। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट जिसे CaSO4 कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे CaOCl2 कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे HCO3 कहते हैं,
NaHCO3 कहते हैं। सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है इसे NaCl कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर जो होगा वो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होगा। ठीक है ना, इसके बेसिक सी बातें कह रहा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम सल्फेट किसे कहते हैं, जिप्सम को कहते हैं। क्या कहते हैं, जिप्सम को। सोडियम क्लोराइड ये साधारण नमक होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है, बेकिंग, खान पान में पड़ता है ये बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, नेक्स्ट करा 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होगा, 60%, 75%, 80% या 100%। तो ध्यान रखना जब आपको खरे सोने का परसेंट निकालना है, खरे सोने का परसेंट, ध्यान रखना खरे सोना जो होता है वो 24 कैरेट होता है। तो बस आपको क्या करना है, 24 में ये कितने कैरेट दे रखा है, 18 इंटू 100 कर देना है और आपके पास 75% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2 कैरेट 4 कैरेट कितना भी हो उतने का ही क्या कर दो, उतने को ही ऊपर लिख दो, वो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, कैरेट परसेंट निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, तो 75% इसका क्या हो जाएगा, ये बेसिक आप देख ही रहे होंगे। ठीक है ना, 24 कैरेट सोने को क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला लगा के हमने इसका क्या निकाल दिया, आंसर। संतरे में बहुतायत मात्रा में होता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। सबको पता है रसीले पदार्थ ज्यादातर होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें होता है, आपको पता है आंवला में होता है। किसमें होता है, आंवला। ठीक है ना, वैसे नींबू वगैरह, ठीक है ना, मौसमी वगैरह, इन सब में विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फल वगैरह में सेब वगैरह, आम वगैरह, इनमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इसके लिए डायग्राम आप देखो, ये डायग्राम दिख रहा है, ये नेपाल है। ठीक है, और ये एक भारतीय राज्य मतलब उत्तराखंड, दूसरा मतलब उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा कौन सा है, सिक्किम। तो कितने राज्य होंगे, तो भाई राज्य पूछे तो आप बताओगे। देखो यहाँ लिख भी रहा है बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल, 5 राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 राज्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग मान लो नेपाल पूछ लिया, हो सकता है सिक्किम पूछ ले, तो सिक्किम से पश्चिम बंगाल करता है, सिक्किम से आसाम करता है। ठीक है ना, इस तरीके से पूछ लेगा। कई बार भूटान से पूछ लेगा तो सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल करता है और आसाम करता है और अरुणाचल प्रदेश करता है। तो इस तरीके से आसपास के पूछे जा सकते हैं। चीन से पूछा जा सकता है, पाकिस्तान से, उसके आसपास के संभावित क्वेश्चन आपको इस पैटर्न से पता चल जाती है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए ना सार्क का देश है कौन कौन। तो ट्रिक याद रखना, एमबीबीएस पेन, एम मतलब मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। कितने देश हैं आप बताइए, तो ये हो गए 7 देश। कितने, 7 देश। तो कौन, क्या इसमें म्यांमार है, देखना ऑप्शन में म्यांमार है, नहीं है, इसका मतलब म्यांमार इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका मतलब कहने का मतलब सार्क का मेंबर नहीं है। ये तीनों सार्क के क्या हैं, मेंबर हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये है, सार्क की स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना, कि हेडक्वार्टर की बात करें तो काठमांडू में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है सार्क संगठन। ठीक है, ये जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में क्या करते हैं, आपस में अपने हितों के बीच चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर या 3 अक्टूबर। तो ध्यान रखना 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। एक क्वेश्चन आपको यहां से बन सकता है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है भाई, ये कब किया जाता है, तो ध्यान रखना ये 10 जनवरी को किया जाता है। कैसे 10 जनवरी को सेलिब्रेट, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन, इंदिरा गांधी के समय, और उसी दिन को विश्व हिंदी
दिवस के रूप में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट। तो अब वो आ गया एग्जाम में, इस बारे से आने के चांस बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय एशियाई कौन थे, मतलब भारतीय भी थे और एशियाई भी थे। सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा। तो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो पहले भारतीय भी थे और साथ ही साथ पहले एशियाई भी थे। ठीक है ना, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल या बुध। तो कौन सा है, बुध, जिसे मरकरी ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो चंद्रमा तो हो नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का ग्रह है, जिसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके साथ ही नेक्स्ट है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका पुस्तक किसने लिखी, कौन लेखक था, मेगास्थनीज, फायान या वेहिनसांग। तो ये मेगास्थनीन था। ठीक है ना, इसने मौर्य वंश की काफी चर्चा की है, मौर्य वंश की काफी चर्चा की है मेगास्थनीज ने। ठीक है ना, नेक्स्ट करा किस गुप्त वंश शासक ने सर्वप्रथम महाराजा ध्रुज की उपाधि धारण की थी, श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ध्यान रखना, महाराजा ध्रुज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम। कुछ उपाधियां और भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, कह रहा श्रीगुप्त ने कौन सी, तो इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। वहीं कह रहा है घटोत्कच ने, तो इसने भी महाराजा की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा ध्रुज की। समुद्रगुप्त ने कविराज की। ठीक है ना, इसे प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रम संवत इन्होंने स्टार्ट किया था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की क्या की थी, उपाधि धारण की थी। तो इस चीज को भी आप क्या रखना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिश्चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, कालिदास ने, बाणभट्ट ने, विष्णुगुप्त ने या परिमल गुप्ता ने। तो किसने लिखी थी ये, बाणभट्ट ने। इनसे संबंधित और ढेर सारी मैंने पुस्तक लिखी है, जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनने के 100% क्या रहते हैं, चांस रहते हैं, 100% चांस रहते हैं, ये ध्यान रखना आप। कह रहा है मुद्रा राक्षस, तो ये विशाखा दत्त ने लिखी है। कह रहा है रजत तरंगिणी, तो ये कल्हड़ ने लिखी है, कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। कामसूत्र, तो ये बादशाह ने लिखी है। ठीक है ना, नेक्स्ट है तो प्रशस्ति मल्लिका, ये अमोंग वर्ष ने लिखी है। तो ये बेसिक सी किताबें हैं, इन्हें आप देखो। इंडिका ये रही, इंडिका ये दे रखी है, ये किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ एक ईरान के राजा ने सेल्यूकस निकेटर को भेजा था, और चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी ईरान के राजा जो था उसकी बेटी हेलिना से हुई थी। ठीक है ना, तो ये कुछ किताबें हैं। ठीक है ना, बाणभट्ट की किताबें ये रही, हरिश्चरित्र, कादम्बरी, नागनंदा, रत्नावली। ठीक है ना, तो इन्हें आप याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी किताबें हैं जो आपको क्या रखनी है, याद। इनके ये राइटर दे रखे हैं, ऑथर दे रखे हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, मौर्य वंश ने, शुंग वंश ने, गुप्त वंश ने या कुषाण वंश ने। ध्यान रखना, गुप्त वंश ने लगभग 250 बीसी से लेकर के 550 बीसी तक का किया था, शासन किया था, सबसे ज्यादा किया था। देखो यहां देख सकते हो, मौर्य वंश का जो शासन है वो 323 से 124 ईसा पूर्व तक रहा है। शुंग वंश का शासन 184 से 75 ईसा पूर्व तक रहा है। गुप्त वंश का शासन 275 से 550 ईसा पूर्व तक, और कुषाण वंश का शासक जो रहा है भाई, ये प्रथम शताब्दी तक रहा है। तो सर्वाधिक लंबा जो कार्यकाल उपरोक्त में से रहा है वो गुप्ता वंश का रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट कह रहा भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम क्या रखी गई है, 530, 550, 540 या 552। तो संविधान में आज भी 2026 तक अधिकतम कितने लोकसभा सदस्य हो सकते हैं, तो 552 हो सकते हैं। ध्यान रखना, संसद का वर्णन की आपसे बात करें तो आर्टिकल 79 में वर्णन किया गया है। लोकसभा की संरचना के बारे में बात करें तो आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है, इतना ध्यान रखना। ठीक है ना, बहुत सारी बातें लोकसभा की 79 में भी है।
और राज्यसभा की बारे में बात है, आर्टिकल 80, ठीक है ना। आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति है। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और संसद किससे मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऐसा आर्टिकल 79 में बोला गया है। ठीक है, याद रखना आप। राज्यसभा के मेंबर्स की 252 अधिकतम संख्या हो सकती है, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रपति एक होता है, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं अवस्थित हैं, लखनऊ, दिल्ली, औरंगाबाद या बेंगलुरु। तो आपको पता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की क्या है, गुफाएं। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा भी है, क्या है, बीबी का मकबरा, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज्य की द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज्य की एक स्तरीय सरकार या पंचायती राज्य के लिए बहुस्तरीय सरकार। देखना अधिकांश जो समितियां बनाई गई थी उन्होंने 3 स्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। केवल अशोक मेहता समिति ऐसी थी जिसने पंचायती राज्य की कितनी 2 स्तरीय सरकार की बात की थी, जिसमें इन्होंने बोला था। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 1977 में जनता सरकार द्वारा, ठीक है ना। अपनी रिपोर्ट कब दी थी इसने, 1978 में। क्या बोला कि पंचायती राज 3 स्तर प्रणाली को 2 स्तर पर कर दिया जाए, मतलब जिला स्तर पे आप जिला परिषद बना दो, ठीक है, और ग्राम स्तर पे आप मंडल पंचायत बना दो, सिर्फ 2 जगह से स्थानीय शासन को चलने दो, ये बोला था अशोक मेहता ने, ठीक है ना। बहुत सारी समितियां बनी थी पंचायती राज व्यवस्था से, टी.के. तुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना। तो इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसको दिया गया था, जेबी कृपलानी को, पटाभी सीतारमैया को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो इस्तीफा इसीलिए दिया था कि गांधी जी पटाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, तब सुभाष चंद्र बोस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पद से क्या दे दिया, इस्तीफा। जीते सुभाष चंद्र बोस ही थे उसमें। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, इसके अंतर्गत आती है। और ये संविधान के भाग 4 में है। किसमें है, भाग 4 में अनुच्छेद 35 से लेकर के कहां तक है, 36 से 51 तक। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये भाग 4 का में है, भाग 4 का, और इनके लिए आर्टिकल जो है वो 51 का दे रखा है। क्या दे रखा है, 51 का दे रखा है। मूल अधिकार भाग 3 में है, ध्यान रखना किसमें है, भाग 3 में, और इनके लिए आर्टिकल 12 से लेकर के 35 फंडामेंटल राइट, लोगों के अधिकार क्या होते हैं, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था सरदार पूर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। ये पूछ लिया गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सरदार पूर्ण सिंह ने स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, पहले 10 जोड़े गए थे, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा को भी बना दिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन किन के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या विधानमंडल द्वारा, मंडल राष्ट्रपति द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा। तो ध्यान रखना संविधान संशोधन के लिए केवल 2 सदन ही जिम्मेदार होते हैं, या तो लोकसभा या राज्यसभा। राज्यों का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का संशोधन में कोई रोल नहीं होता, बस ये सिग्नेचर करते हैं राष्ट्रपति। राज्यों का ज्यादा कोई रोल होता नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 368 जो दे रखा है वो संविधान संशोधन का आर्टिकल है, आप ये भी ध्यान। नेक्स्ट है, उसे राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो ये तो हर कोई आपको बता देगा, ठीक है ना। असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या झारखंड। ध्यान रखना उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है, ठीक है ना, 8 राज्यों से लगती है। और दिल्ली को भी जोड़ लोगे तो फिर केंद्र शासित को लगा के 9 राज्य हो जाएंगे। दूसरी शताब्दी के आसपास
रचित संस्कृत शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? हर्ष ने, कनिष्क ने या रुद्रदामन ने? तो रुद्रदामन अभिलेख में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, वरना तो हम अगले उसमें बता देंगे, ठीक है ना। रुद्रदामन का अभिलेख है जिसमें उसका वर्णन किया गया है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सुदर्शन झील की क्या की थी? सौराष्ट्र क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थापना की थी। मरम्मत किसने करवाई ये आपको बताना है। भारत की जलीय क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली होती है? तो पहले तो मैं आपको समुद्री मील बता रहा हूं, नॉटिकल मील कहते हैं इसे। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.885 किलोमीटर, ध्यान रखना। 10 नॉटिकल मील, 16 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील या उनमें से एक से अधिक। तो ध्यान रखना 12 नॉटिकल मील होती है जिस पर उस देश के स्थलीय तट से 12 नॉटिकल मील तक उस देश का समस्त अधिकार होता है, संप्रभुता होती है उस देश की। सभी आर्थिक राजनीतिक फैसले वो उस क्षेत्र में ले सकता है, ठीक है। 12 नॉटिकल मील क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायती राज संस्थानों को कितने विषयों पर काम करने का अधिकार दिया गया है? 18 विषयों पर, 29 विषयों पर, 31 पर या 27 पर? तो ध्यान रखना 2 संशोधन संविधान में पंचायती स्थानीय शासन को लेकर के हुए थे। किसे लेकर के? स्थानीय शासन को लेकर के। एक तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और एक 74वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब हुए? 1992 में। कब हुआ? ये भी 1992। सबसे पहले ग्रामीण पंचायतों की बात की थी, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन, और फिर यहां शहरी स्तर पर बात की। इसके लिए 73वें संविधान संशोधन के लिए 11वीं अनुसूची ऐड की गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय बनाए गए। कितने? गांव में जो स्थानीय शासन बनेगा उसको 29 विषय दिए जाएंगे और इस 29 विषय पर वो काम करेंगे। मेला लगवाना, हॉट लगवाना, सामुदायिक स्वास्थ्य को देखना, ये सब इनका काम था। शहरों को 18 विषय दिए गए थे, है ना। इसमें नगर पालिका की बात, नगर निगम की बात, ठीक है ना, की गई है। और इसमें ग्राम पंचायत, नगर पंचायत वगैरह की क्या की गई है? बात की गई है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, यहां 11वीं अनुसूची में पूछा है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका? 29 विषय। इसके साथ ही नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने के समय चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी? बहुत अच्छा, बौद्ध संगीति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक ने, कनिष्क, अजातशत्रु या कालाशोक? तो ध्यान रखना कनिष्क के समय कुंडल वन में। कहां पे? कुंडल वन में ये आयोजित की गई थी। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। बौद्ध संगीति का मतलब होता है गौतम बुद्ध जब स्वर्ग सिधार गए थे तो उनके बाद उनके शिष्य आनंद ने और उनके शिष्यों ने मिलकर के ये प्लान किया था कि भाई जो गौतम बुद्ध के उपदेश हैं उनको जनता तक फैलाया जाना चाहिए, वरना तो ये क्या हो जाएंगे? बेकार के जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, और वो जो राजा होते थे उन राजाओं के संरक्षण में होती थी, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी जानकारी है। पहली बौद्ध संगीति की अगर मैं बात करूं तो राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। महाकश्यप अध्यक्ष थे इसके, और अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी में, 100 साल बाद। ताबकमीर या सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे, और कालाशोक क्या थे? राजा थे उस समय। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में। मोगली पुत्र तिष्य इसके अध्यक्ष थे और सम्राट अशोक के शासनकाल में। चौथी ये पूछी गई है, कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी में लगभग 78 ईस्वी में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और राजा कनिष्क ने इसका क्या किया था? संरक्षण किया था। तो ये जो क्वेश्चन साथियों हमने आपको बताए हैं, ये आपके एग्जाम के पैटर्न को सुधारने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लगती है तो जरूर अपने फ्रेंडों को शेयर, सब्सक्राइब किया करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।